लगता है कि इट इज काइंड ऑफ आर्हेनियस के जैसा ही है। ओनली डिफरेंस इज व्हाट कि उसमें ये बाई 2.303 आ रहा था, ये बाई 2.303 आ रहा था। यहाँ पे क्या है, डेल्टा एच बाई 2.303 आ रहा है, हाँ या ना। अब बताइए K2 किस टेम्परेचर का, T2 का, और K1 किसका, T1 का। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं log P2 बाई P1, हाँ या ना, कि बिकॉज K इक्वल टू, यही देखे थे ना, K इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, करेक्ट। K इक्वल टू व्हाट, प्रेशर ऑफ गैस। दैट्स वाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log P, K के बदले P लिख दिए तो K2 के बदले P2 लिख देंगे, तो log P2 बाई P1 इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। करेक्ट। या P इक्वल टू P नॉट ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी है, ऐसा भी ग्राफ पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा नहीं जाएगा, हम लोग का यूज में आएगा। तो यहाँ पे अगर दोनों तरफ लॉग ले लीजिएगा बेस ई, तो क्या होगा स्टूडेंट, एल एन पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा एच बाई डेल्टा एच बाई आर टी आप प्लस एल एन पी नॉट। देखिए तो मैंने सही लिखा या गलत लिखा, टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस ए, ये तो केमिकल का इसमें कितना बार बोल चुके हैं। और इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं लॉग पी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आर टी अब प्लस लॉग पी नॉट, और यहाँ से ही तो ये लिखे हैं, हाँ या ना। ओके, अब बताइए इसमें और इसमें log P वर्सेज 1 बाई एल एन पी वर्सेज 1 बाई टी और log P वर्सेज 1 बाई टी का ग्राफ क्या होगा, क्या खुद से ड्रॉ कीजिए। तो एल एन पी वर्सेज 1 बाई टी का ग्राफ हो जाएगा यस, और tan, वेरी गुड, tan थीटा इक्वल टू एम इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस डेल्टा एच बाई 2.33 आर, यस। अरे ओ सॉरी सिर्फ 2.303 नहीं रहेगा, सिर्फ क्या होगा, तो यहाँ देखिएगा, तो इस केस में नहीं लगता है कि अगर स्लोप दिया जाएगा तो डेल्टा एच निकाल लेंगे, हाँ या ना। स्लोप अगर दिया रहेगा और डेल्टा एच पूछा जाएगा तो क्या डेल्टा एच निकाल सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछ लिया गया तो, यार डेल्टा एच और आर दिया हुआ है तो क्या स्लोप निकाल लेंगे। ओके, तो 1 बाई, देखिए ऊपर वाला पॉइंट पी नोट मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है कि इस इक्वेशन में स्टूडेंट पी नोट क्या है, आपको नहीं कहा पी नोट इज द मैक्सिमम प्रेशर, हाँ या ना। इस पी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पी नोट, हाँ या ना। और पी का मैक्सिमम प्रेशर पी नोट कब होगा स्टूडेंट, व्हेन टेम्परेचर बिकम्स इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो ना आप देखे ना मैंने देखा है, तो वो हो गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म, दैट्स वाई यहाँ पे। और 1 बाई टी का वैल्यू 0 कब होगा स्टूडेंट, तो 1 बाई टी का वैल्यू 0 होने का मतलब टी इन्फिनिटी, हाँ या ना। इसका मतलब इस केस में जो ये ओरिजिन है जहाँ, तो यहाँ पे 1 बाई टी का वैल्यू 0, वो तो हम लोग को नहीं पता है। जब जहाँ पे पता ही नहीं ऐसे होगा एल एन पी नॉट क्या होगा,
एल एन पी नोट, बट क्या यहाँ पे एल एन पी नोट हम लोग को डिटर्मिनेट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा डॉटेड छोड़ दिया। ओके, और यहाँ पे इस ग्राफ में tan थीटा इक्वल टू एम इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आर हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब यहाँ देखिएगा, सपोज कीजिए कि यहाँ वाटर है, यहाँ भी वाटर है, और यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर T1 है। बोले कहाँ पे लिक्विड का अपर सरफेस का एरिया ज़्यादा है? यहाँ पे लिक्विड का अपर सरफेस का एरिया ज़्यादा है, हाँ या ना? और यहाँ पे लिक्विड का अपर सरफेस का एरिया कम है। बट अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे वाटर का वेपर प्रेशर और यहाँ पे वाटर का वेपर प्रेशर, तो कहाँ पे वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? दोनों जगह सेम रहेगा। P इक्वल टू फार्मूला क्या आया है? P इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई वाट। यहाँ पे कहीं पे है क्या एरिया, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ अपर सरफेस ऑफ लिक्विड? नहीं है। इसका मतलब है कि एट ए गिवन टेम्परेचर ऑफ ए गिवन लिक्विड, एट ए गिवन, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट, घबराने की बात नहीं है, आज ही भेज दूंगा। पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आज ही सेंड कर देंगे। आप लोग तो मिला लेंगे ना कहाँ कहाँ तक पढ़ाए हैं, या वही बोलना पड़ेगा कि पेज नंबर इतना? ओके, वो कर लेंगे। नहीं, वो एक्चुअली पूछते रहते हैं स्टूडेंट लोग, सर कहाँ तक गए? हम कि यहाँ तक अभी गए हैं, थोड़ा रास्ता और बाकी है। ऐसे पूछते हैं कहाँ तक गए? हम कि अभी ज़्यादा नहीं गए हैं, थोड़ा दूर तक गए हैं, थोड़ा बाकी है। चलिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि वेपर प्रेशर ऑफ गिवन लिक्विड, गिवन लिक्विड इसलिए बोल दिया, गिवन लिक्विड बोलने का सेंस है कि हर लिक्विड का डेल्टा एच वेपराइजेशन अलग अलग रहेगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ गिवन लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ अपर सरफेस, हाँ या ना? इसका मतलब यहाँ पे T1 है और लिक्विड भी सेम है, तो यहाँ का वेपर प्रेशर और यहाँ का वेपर प्रेशर डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, इसको यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है? सिर्फ समझा दिए कि देखिए इस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है।
एक जस्ट ऐसे ही फॉर्मूला लिख लीजिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है प्रेशर ऑफ वाटर इन गिवन मिक्सचर हम लोग ये डे टू डे लाइफ में बोलते रहते हैं, नहीं आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बोलते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, सिर्फ बोलते हैं। आज ऐसे बोलते हैं आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, सबसे पूछिए देखिएगा बोलते हुए, देखिए हम लोग कितने अच्छे हैं कि हम लोग बहुत सारा बात बोलते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, उसका डेप्थ में एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है वो नहीं समझ में आता, लेकिन लगता है कि समझ रहे हैं, और ऐसा होता भी है कि समझ रहे हैं। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है इसका मतलब, यस, तो ये सब लोग को पता है। देखिए ह्यूमिडिटी ज़्यादा है इसका मतलब है कि हवा में पानी ज़्यादा है, और हवा में पानी ज़्यादा है इसका तो पानी ज़्यादा है या पानी का वेपर ज़्यादा है, उसका वेपर यस ज़्यादा है, इसका मतलब कि वाटर वेपर ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो उसको हम लोग ऐसे इसका उसी को एक टर्म देते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब हुआ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन गिवन मिक्सचर और डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, समझ गए? दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक कहीं पे एक आधा ऑब्जेक्टिव आ सकता है, चलिए यहां तक समझ में आ गया? ओके, हो गया ना? स्टूडेंट यहाँ पे न्यू बैच के भी स्टूडेंट हैं? ओके, और ओल्ड बैच के तो हैं ही, और बाकी सुबह के भी बैच के हैं? वेरी गुड। बोलिए, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया लॉ हम लोग को मिलेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में, जब बिल्कुल लगता है कि आपस में भाई भाई है। बोलिए कौन कौन सा लॉ? एक हेनरी को छोड़िए, अभी बहुत छोटा पढ़ना है। डाल्टन लॉ और रॉल्स लॉ बिल्कुल भाई भाई। तो सबसे पहले ये बताइए कि डाल्टन लॉ क्या है? एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मेरा ही आवाज़ किसी का ऑडियो से बहुत इको हो रहा है, इसलिए प्लीज़ देख लीजिएगा। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है स्टूडेंट? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, पहला डिफिनेशन, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू सम ऑफ partial pressure of each component, but what is keeping constant? Not only temperature and volume is keeping constant। गैसेस स्टेट में देख लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि दो कंपोनेंट है ए एंड बी, ध्यान से सुनिएगा। पहले यहाँ पे थोड़ा रुकूंगा, उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें पहले से बहुत लोग पढ़े हुए हैं, बट या आप लोग भी ओल्ड बैच में पढ़े हुए हैं, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, मैं लो कॉन्फिडेंस में रहूँगा जब तक ये नहीं समझाऊंगा। मान लेते हैं कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ए और बी गैसियस फॉर्म में है, और ए का नंबर ऑफ मोल्स Na है और बी का नंबर ऑफ मोल्स Nb है, और इस कंटेनर का टेम्परेचर T है और वॉल्यूम V है। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर V&T आर गिवन, करेक्ट? और तब अगर बोलेंगे तो ए PV इक्वल टू nRT, ये जो इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, ये क्या किसी वन ऑफ द
कंपोनेंट के लिए होता है या ये हर जगह पे गैस के लिए वैलिड रहेगा, ये आइडियल गैस इक्वेशन के लिए? तो मान लेते हैं कि अगर टोटल प्रेशर बोलते हैं स्टूडेंट, टोटल प्रेशर, यहाँ देखिएगा टोटल प्रेशर बोलिएगा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? टोटल मोल, हाँ या ना? पी वी इक्वल टू NRT, तो प्रेशर टोटल मिक्सचर का, तो नंबर ऑफ मोल्स किसका? ए का, बी का या पूरे मिक्सचर का? तो PT इक्वल टू क्या हो जाएगा? NT/RT/V, हाँ या ना? ओके, लेकिन अगर स्टूडेंट अगर PA लिखिएगा तो ये भी तो लिख सकते हैं, PA भी इक्वल टू NA/RT। लेकिन यहाँ देखिएगा इस इक्वेशन को लिखने का टाइम पे मैंने V और T लिखा, और यहाँ पे लिखने का टाइम पे V और T अलग लिखा है, सेम लिखा? सेम लिखा है, क्योंकि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के लिए व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कीपिंग कांस्टेंट। लेकिन यहाँ अब इसमें एक मिसकॉन्सेप्शन है, कुछ स्टूडेंट को लगता है कि सर बोलना चाह रहे हैं वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कीपिंग कांस्टेंट फॉर एट एनी टाइम। एट एनी टाइम नहीं बोल रहे हैं स्टूडेंट, ए और बी के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे किसी t इक्वल टू 0 टाइम पे हो सकता है कि यहाँ पे ए और बी हो, बट उसी टाइम पे ए और बी के लिए तो t इक्वल टू 0 पे भी तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा सकते हैं, हाँ या ना? तो जिस टाइम पे आप डाल्टन्स लॉ, यहाँ देखिए, जिस टाइम पे आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करना चाहते हैं, उस मोमेंट पे ए और बी के लिए वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? अगर यहाँ पे है तो ये पिस्टन है, सेम ही है ना? लेकिन हो सकता है इट माइट बी कि आफ्टर टाइम t इक्वल टू टी पे एक पिस्टन ऊपर चला गया हो और यहाँ पे ए और बी हो, तो इस टाइम पे भी आप लगा सकते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हाँ, ये दूसरी बात है कि इसका इस टाइम का वॉल्यूम और टेम्परेचर कुछ और रहेगा, बट जो भी रहेगा ए और बी के लिए तो सेम ही रहेगा, हाँ या ना? जो भी रहेगा उस टाइम पे ए और बी के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो एक्चुअली जो मैं बोलते रहता हूँ कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कीपिंग कांस्टेंट, तो उसको कुछ स्टूडेंट अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और बोलते हैं कि अच्छा सर बोल रहे हैं वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कीपिंग कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नॉट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। इट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है या इट इज विथ रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट? इट इज विथ रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट है, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। इसका मतलब इट माइट भी ऐसा हो सकता है कि टाइम के साथ वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा हो और ए और बी उसी एक ही कंट्री में है, तो हर मोमेंट पे, हाँ ये दूसरी बात है कि अलग अलग मोमेंट पे प्रेशर, टोटल प्रेशर अलग रहेगा, बट उसके हर मोमेंट पे हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा सकते हैं। इज इट करेक्ट? ओके, तो PAV इक्वल टू NA/RT, ये इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। सिमिलरली PV भी इक्वल टू NB/RT, इसको इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? PA इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? NA/RT/V, और PB के लिए क्या हो जाएगा? NB/RT/V, हाँ है ना? और जब PA प्लस PB को जब ऐड करेंगे स्टूडेंट, यहाँ देखिए तो PA प्लस PB को जब ऐड कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? RT/V तो कॉमन हो जाएगा ना, और मिल गया NA प्लस NB, हाँ या ना? और NA प्लस NB क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। तो क्या बहुत सिंपल सा प्रूफ नहीं हो गया? और दिस इज बिकम्स इक्वल टू व्हाट? PT। और यही तो है डाल्टन्स लॉ का पहला फॉर्मेट। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का पहला फॉर्मेट क्या है? कि टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, बट व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट? एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, हाँ है ना? उस मोमेंट पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो किसके लिए कांस्टेंट? टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट या कंपोनेंट के लिए कांस्टेंट? कंपोनेंट के लिए कांस्टेंट। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने यहाँ पे V और T, और यहाँ पे V और T, और यहाँ पे V और T को वेरिएबल रखा या सेम रखा?
सेम रखा था। अब चलिए, अब सपोज कीजिए कि इक्वेशन सेकंड को अगर फर्स्ट डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो क्या मिलेगा आपको? तो सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट आपको नहीं लगता कि पी ए बाई पी टी हो जाएगा? हाँ या ना? अब पी ए बाई पी टी इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो एन ए बाई एन टी, वेरी गुड, एन ए बाई एन टी क्या कैंसिल हो गया? आर तो कैंसिल होगा ही होगा, क्योंकि आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। नहीं लगता भी और टी भी कैंसिल हो गया है? हाँ या ना? भी और टी क्यों कांस्टेंट हो गया? इसलिए कांस्टेंट हो गया कि जब आप टोटल प्रेशर निकाल रहे थे उस टाइम पे पूरे कंटेनर का वॉल्यूम और टेम्परेचर जो लिए थे, और जब ए का निकाल रहे थे तो उस टाइम पे कंटेनर का भी और टी जो ले रहे थे वो डिफरेंट था, सेम था। देखिए एक कुछ ऐसा ही है, आपको लगता है कि इट इज ए काइंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है या ना? इट इज ऑल्सो द काइंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस V और T के लिए ऐसा माना, पार्शियल प्रेशर का मतलब ये होता है कि अभी यहाँ पे ए और बी दोनों है, बट पार्शियल प्रेशर का मतलब ए का मतलब होता है कि अगर सिर्फ अकेले ए होता, क्या होता? सिर्फ ए होता, तो इसी वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए वो अकेले कितना प्रेशर डेवलप करता? बी नहीं होता, सिर्फ ए होता, हाँ या ना? तो ठीक है, सिर्फ ए होता तो बी का मॉलिक्यूल्स नहीं होता, तो इसके सरफेस पे कम बम्बार्डिंग होता, कम कोलाइडिंग होता, कोलिजन कम होता, तो प्रेशर कम होता। सिमिलरली बी अगर अकेला होता और ए नहीं होता, तो ठीक है, बी का मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस पे कोलाइड करेगा, वो अकेले प्रेशर डेवलप करेगा। तो मतलब यहाँ पे बी है, बट हम लोग सोचेंगे ऐसे कि अगर बी नहीं होता तो ए अकेले एलोन जितना प्रेशर डेवलप करता फॉर सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, उसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, है ना? ओके चलिए, तो यहां पे पी ए बाई पी टी इक्वल टू क्या मिला? एन ए बाई एन टी, और एन ए बाई एन टी क्या है स्टूडेंट? बोलिए, आज सुबह ही तो पढ़ाए हैं, क्या प्रॉब्लम है? मोल फ्रैक्शन बोलना पड़ेगा कि मोल फ्रैक्शन, या किसी और को रखे हैं कि नहीं मेरे बदले आपको बोलना है? तो पी ए बाई पी टी इक्वल टू व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। लेकिन नहीं लगता है कि यहाँ पे बोलना चाहिए पी बाई पी टी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ए स्टेटमेंट क्या ऑलवेज बोलेंगे? दिस इज द सेकेंड फॉर्मेट ऑफ डाल्टन्स, दिस इज द सेकेंड फॉर्मेट ऑफ डाल्टन लॉ। आपको लगता है कि ये बोलने के बाद ये बोलना जरूरी है कि सर एट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग कांस्टेंट फॉर ए एंड बी, हाँ है ना? क्योंकि भी और टी कांस्टेंट कैंसिल हुआ तभी तो ऐसा हुआ। भी और टी कैंसिल नहीं होता डिवाइड करने के टाइम पे, तो क्या ऐसा आता? नहीं आता। इसका मतलब दिस इज द सेकेंड फॉर्मेट ऑफ डाल्टन्स लॉ। पहला फॉर्मेट क्या है? टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। सेकेंड फॉर्मेट हुआ कि पी ए बाई पी टी इक्वल टू एक्स ए, देन पी ए इक्वल टू व्हाट? एक्स ए इंटू पी टी, बट साथ में क्या लिखना चाहिए? वी एंड टी इज कीपिंग कांस्टेंट, उस मोमेंट पे कांस्टेंट। ये नहीं बोल रहे हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट, उस मोमेंट पे हर कंपोनेंट के लिए कांस्टेंट। तो सिमिलरली क्या लिख देंगे? पी बी इक्वल टू एक्स बी इंटू पी टी, हाँ है ना? ये कहाँ से आ जाएगा? जब इक्वेशन थर्ड को फर्स्ट डिवाइड कर देंगे, हाँ है ना? तो पी बी इक्वल टू एक्स बी इंटू, इसका मतलब है क्या यहां से बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, इज इट कंपल्सरी कि दो ही कंपोनेंट रहेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, हाँ या ना? जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा रहेगा वो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करेगा। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कितना है परसेंटेज? अब बहुत लोग 78% बोलते रहते हैं, लेकिन समझते नहीं कि 78% किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं? मास के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं या मोल के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं? ये पता है कि परसेंटेज जो बोलते हैं किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं? मास के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज तो बोल दिए, किसका परसेंटेज?
तो नहीं, मोल के रिस्पेक्ट में ही लिखा रहता है जो 78%। अब हर बात को वही तो जानना है, बहुत सारा चीज़ हम लोग बोलते रहते हैं लेकिन उसको समझना पड़ता है। तो जो परसेंटेज रहता है वो किसका परसेंटेज है? मोल का परसेंटेज है। किसका परसेंटेज है? मोल का, नॉट मास। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और भी 1% में बहुत सारा गैस है, बट सबके लिए एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, मोटा मोटी ऐसे मान लीजिए। ऐसा कांस्टेंट नहीं है, बट हम लोग मोटा मोटी मानते हैं ना कि अगर अर्थ को जनरली अगर एक स्फीयर भी मानते हैं, ऐसे स्फेरिकल नहीं है, इसका शेप तो किसके जैसा होता है, क्या उसको बोलते हैं, एग। बट अगर स्फीयर भी मानते हैं तो मोटा मोटी हम लोग जानते हैं कि 32 किलोमीटर तक, कितना तक, 32 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है। अब इसके ऊपर जाते, अब देखिए इस एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे जो भी एयर का प्रेशर है वो कम होता रहता है। उसका इक्वेशन एक्चुअल एक प्रॉब्लम है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। बट ये 32 किलोमीटर का यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम तो सेम ही है ना। अभी इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, इस पर अब मैं नहीं बात करूँगा। बट मोटा मोटी अगर ऐसे मान लीजिए कि अगर कुछ देर के लिए अगर अप्रोक्सीमेटली कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है? उस 1 ATM में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? नहीं लगता कि वो 1 ATM में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन 0.78 ATM 0.78 ATM सिर्फ नाइट्रोजन का है, अगर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कीपिंग कांस्टेंट। चलिए अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है कि अभी तक हम लोग लिक्विड का बात कर रहे थे। अब मान लेते हैं कि मेरा एक सॉल्यूशन है, और इस पूरे थ्योरी में मैं ए को सॉल्यूट मानते रहूँगा और बी को सॉल्वेंट मानते रहेंगे। ओके, और अभी जो थ्योरी चल रहा है उसमें ए एंड बी और इमिसिबल या मिसिबल, मिसिबल एज वेल बोथ आर वोलेटाइल, मिसिबल एज वेल बोथ आर वोलेटाइल। और जैसे ही ए को सॉल्यूट को भी वोलेटाइल बोल दिए, इसका मतलब हम लोग अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? काइंड ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब बताइए, जब यहाँ पे सॉल्यूशन मेरा ए और बी एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, तो अब यहाँ जो और बोथ आर वोलेटाइल, तो यहाँ पे इस क्लोज कंटेनर में जो ऊपर का जगह बचा हुआ है और टी को कांस्टेंट कर दिए हैं। अब समझ में आ गया कि वाई टी इज कीपिंग कांस्टेंट? क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या प्रेशर ऑफ लिक्विड वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? एक्सपोनेंशियली चेंज होता है, इसलिए व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट? टेम्परेचर इज कीपिंग कांस्टेंट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस लिक्विड के ऊपर जो जगह बचा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ए का वेपर रहेगा, बी का रहेगा, या दोनों का वेपर रहेगा? यहाँ भी ए और बी दोनों का वेपर रहेगा, क्योंकि बोथ आर वोलेटाइल, दोनों क्या है? बोथ आर वोलेटाइल। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो भी स्पेस है, जो भी स्पेस अवेलेबल है, उस अवेलेबल स्पेस में ए के लिए वॉल्यूम और बी के लिए वॉल्यूम डिफरेंट वॉल्यूम है या सेम वॉल्यूम है?
सेम वॉल्यूम है ना, यहाँ से यहाँ तक के लिए, या ऐसा है कि नहीं, ए इधर आधा में रहेगा और बी आधा में रहेगा, ऐसा तो ना है, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो हर जगह ए भी है हर जगह बी भी है, हाँ या ना। इसका मतलब या और ऊपर के जगह में यहाँ से यहाँ सब लोग को दिखाई पड़ रहा है, वीडियो फ्रीज तो नहीं कर गया है, दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक में जितना भी जगह है वहाँ पे ए और बी दोनों के लिए इंडिविजुअली डिफरेंट वॉल्यूम है या सेम वॉल्यूम है? सेम वॉल्यूम है। और ए और बी के लिए डिफरेंट टेम्परेचर है या सेम टेम्परेचर है? सेम टेम्परेचर। तो क्या इस जगह के लिए क्या हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा सकते हैं? डाल्टन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। डाल्टन्स लॉ का क्या थीम था? एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। बट किसके लिए वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट? कंपोनेंट के लिए। किसके लिए? कंपोनेंट के लिए। इसका मतलब अगर अब दोनों वोलेटाइल है तो यहाँ पे सिर्फ ए का मॉलिक्यूल प्रेशर डेवलप करेगा, बी का मॉलिक्यूल प्रेशर डेवलप करेगा, या दोनों मिलकर प्रेशर डेवलप करेगा? इसका मतलब है कि यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो प्रेशर टोटल प्रेशर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रेशर ऑफ सॉल्यूट बोलेंगे, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे, या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे? तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये सब कुछ बढ़िया सा लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है। आज ही जहाँ तक पढ़ा रहे हैं उसका बना लीजिएगा नोटबुक। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? प्रेशर ड्यू टू ए और प्रेशर ड्यू टू बी, हाँ या ना? अरे किस लॉ के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू विच लॉ? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे ए और बी के लिए वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग कांस्टेंट। यहाँ पे पी ए क्या है बोलिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मतलब सॉल्यूट। ए को सॉल्यूट मान लिया है, अब आगे का सारा थ्योरी में यही रहेगा। अब पी बी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मतलब सॉल्वेंट। ओके, तो ठीक है स्टूडेंट, आज के क्लास को यहाँ पे ही रखते हैं। और जस्ट फर्स्ट क्लास था, इसमें बेसिक चीज़ को लेकर चल रहे थे, बट यहाँ के बाद जो सेकेंड क्लास रहेगा तो पूरा फुल फ्लेज में रिदम में रहेंगे। और आज ही मैं सारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन का आपको लेक्चर भेज देता हूँ। तो उसमें थोड़ा अगर गंदा भी राइटिंग रहेगा या राइटिंग सिस्टमेटिक है, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक है, और कैमस करंट से कभी किए हैं तो वहाँ से अच्छा मिलेगा। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, राइटिंग में कहीं प्लस माइनस अगर होता है तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा उस बात को, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा कुछ ख़राब होना चाहिए। ओके।